तो अपने ऑटोमन सुल्तान के लिए मुझसे लड़ोगे? मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। हाँ, और मैं भी। ऑटोमन खेमे में लड़ाई जोरों पर थी। सुल्तान महमद और उसके फौजी वलाहिया के हमलावरों की आंधी का सामना किए जा रहे थे। ये था व्लाड ड्रैकुला का कहर। महमद ने हमेशा तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है, लेकिन ड्रैकुला खानदान का लहू तुम्हारी रगों में भी दौड़ता है। नहीं, तुम मुझे कुछ भी नहीं दे सकते सिवाय जंग और तकलीफ के। 7 जून 1405 वलाहिया की राजधानी तारगोविस्ते के बाहर जैसे जहन्नुम का आलम था। अंधेरे का फायदा उठाकर और ऑटोमन फौजियों का भेस बनाकर व्लाड ड्रैकुला की फौज ने छापामार हमला शुरू कर दिया। सुल्तान महमद के खेमे को अचानक हमले से बड़ा झटका लगा। अगर मैं व्लाड का एक फौजी होता तो मैं इसे पागलपन कहता। अगर ये पैंतरा कामयाब हो जाता तो जोरदार जीत दिलवाता। अगर नाकाम होता तो सब के सब मारे जाते। एक भयानक लड़ाई में एक बहुत ही शानदार मौत। वलाहिया के फौजियों ने तलवार और मशालों से कहर बरसाया। ये ऑटोमन फौज को व्लाड की राजधानी पर कब्जा करने से रोकने की एक बदहवास कोशिश थी। वलाहियन फौजी खेमे में घुस गए। वो मशाले लेकर आए थे, पागलों की तरह तीर बरसा रहे थे। उनका बस एक ही मकसद था, खेमे में गड़बड़ी और उलझन फैलाना। वहाँ घना अंधेरा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन किसके साथ है। इसलिए शुरुआत में व्लाड का हमला जोरदार तरीके से कामयाब रहा, पर वो किसी भी वक्त उल्टा पड़ सकता था। वलाहिया के नए सुल्तान के साथ जरा इज्जत से पेश आओ। व्लाड ड्रैकुला अफरा तफरी के बीच भाग गया। उसने अपने फौजियों के साथ ऑटोमन खेमे को तबाह करना जारी रखा। हमारा मोर्चा टूट रहा है। अब इसे बताता हूँ मैं। जानिसारियों, हमला करो! जब भी मैदानी जंग में जानिसारी आपके सामने आ हटे तो समझो आपकी शामत आई। ऑटोमन इतिहास के एक दस्तावेज में इस बात का जिक्र है कि ऑटोमन फौज वलेहियंस का इंतजार कर रही थी। सुल्तान को पक्का पता था, भले ही उसने खेमे में किसी को नहीं बताया, या शायद अपने सिपा सालारों को बताया हो, या जानिसारियों की टोली को। महमद फौजी, पैंतरों और रणनीति में माहिर था। वो बहुत ही हिम्मती फौजी था। उसकी जिंदगी में डर की जगह नहीं थी। हमें पता है कि ऑटोमन फौज का भारी नुकसान हुआ, पर उन्होंने अपनी टोली फिर खड़ी कर दी। हमें ये याद रखना चाहिए कि महमद एक कठोर इंसान था। उसे रोकना लगभग नामुमकिन था। वो होशियार और दमदार था। लड़ाई के कुछ शुरुआती घंटों में हजारों फौजी मारे गए। जंग अधर में लटकी थी। महमद ने एक बार फिर अपने जोरदार तोपखाने को तैनात कर दिया। जानिसारियों ने अपनी जान हथेली पर रखकर सुल्तान के चारों तरफ एक घेरा बना दिया। उन्होंने आग की एक लपकती हुई दीवार खड़ी कर दी। मुझे मारना चाहते हो ना? लो, आ गया। मुझे मारकर तुम खुद को जाबाज साबित करना चाहते हो ना? मुझे जाबाज नहीं बनना महमद, बदला लेना है। व्लाड का जिंदा होना एक बहुत बड़ा खतरा था। वो इतनी बार बच के जिंदा भाग चुका था कि उसे मारना जरूरी था। रात का हमला, जो 17 जून को सूरज डूबने के 3 घंटे बाद शुरू हुआ था, अगली सुबह 4 बजे तक चलता रहा। इस जंग की कुछ कहानियां मिलती हैं जिनके मुताबिक इन 5 खौफनाक घंटों में करीब 20,000 फौजी मारे गए। व्लाड ड्रैकुला के अचानक हमले ने महमद की फौज को कमजोर तो कर दिया था, पर वो सुल्तान को नहीं मार पाया। व्लाड की अपनी हुकूमत को बचाने की ये बेसब्र कोशिश उसके लिए उल्टी पड़ गई। जानिसारी शानदार फौजी थे। उन्होंने तमाम तरह के दहशत और खतरे देखे थे। उन्होंने वलाहियन फौज को अपने खेमे से बाहर खदेड़ा और व्लाड ड्रैकुला की फौज को पूरी तरह से बेबस कर दिया। तारगोविस्ते से करीब 750 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में शाही महल में सुल्तान के खानदान का कत्ल करने की वलाहियन लोगों की साजिश पूरी तरह नाकाम रही, पर अभी कुछ चीजों को ठीक करना बाकी था। तारगोविस्ते से करीब 13 किलोमीटर बाहर व्लाड ड्रैकुला को हरा दिया गया है, पर अभी तक राजधानी पर ऑटोमन लोगों का कब्जा नहीं हो पाया। थकान तो थी, पर हौसला भी था। महमद और ऑटोमन फौज तारगोविस्ते पहुंची, जो वलाहिया की राजधानी थी। शहजादे राडू के साथ थी कुछ खट्टी मीठी यादें। तारगोविस्ते एक कुदरती किले जैसा था, क्योंकि ये जमीन से काफी ऊपर एक पथरीले इलाके में बसा था। ये शहर इंजीनियरिंग के नजरिए से भी कमाल था। हालांकि मध्य युग के किसी क्लासिक शहर की तरह इसे गोला बारूद से बचाने लायक महफूज तो नहीं बनाया गया था, पर ये ऐसा शहर था कि एक आम सिपाही के नजरिए से अगर आप इसे देखें तो आपको लगेगा कि ये लड़ाई आसान तो नहीं होने वाली। महमद व्लाड को खोज कर मारना चाहता था ताकि उसकी दहशत एक ही बार में खत्म हो जाए, पर व्लाड
कार्पेथियन पहाड़ों में चुपचाप जाकर कहीं छुप गया था ताकि वहां से वो हंगरी के राजा को खबर भेजकर मदद मांग सके। लेकिन इस चक्कर में उसने अपनी राजधानी को ऐसे ही छोड़ दिया था। महमद जब वलाहियन राजधानी तार्गोविस्ते पहुंचा तो उसने पाया कि वो खाली है। गर्मियों के तपते दिन सारे दरवाजे खुले हैं और सब लोग वहां से जा चुके हैं। उसने देखा कि वहां पर अब कोई नहीं बचा है और इसके बाद सुल्तान को एक और हैरत भरी खबर मिली। महमद ने वलेहिया की राजधानी की तरफ जाने वाले रास्ते पर जो कुछ भी देखा, शायद उसे वो जिंदगी में कभी भुला नहीं पाया होगा। इसे लाशों का जंगल कहा गया था। कुछ दस्तावेजों में जिक्र है कि ये तकरीबन 8 किलोमीटर लंबा रास्ता था जिस पर ऑटोमन फौजियों और मुस्लिम लोगों की लाशें भालों पर लटका दी गई। अलग अलग उम्र के आदमी और औरत जिनकी तादाद लगभग 24,000 थी, सबको खौफनाक तरीके से वहां लटकाया गया था। मैं कहूँगा कि यह मनोवैज्ञानिक लड़ाई की एक सबसे शानदार मिसाल थी। दस्तावेजों में जिक्र आता है कि सुल्तान ने अचानक घोड़ा रोका और उसी जमीन पर उसने एक कपड़ा बिछाकर वहीं नमाज पढ़नी शुरू की और उनकी फौज ने भी वही किया, क्योंकि ऑटोमन सल्तनत के इतिहास में कभी किसी सुल्तान ने या किसी फौज ने ये नजारा नहीं देखा था जो ये देख रहे थे। पर वलाहिया की लड़ाई में व्लाड का जो सबसे बड़ा हमला था वो तो अभी होना बाकी था। इन सब को उतारा जाए और बाइज्जत अच्छी तरह से दफना दिया जाए। हमजा बे ने हमेशा सबसे मुश्किल काम किया क्योंकि उनका ओहदा काफी ऊंचा था। उन्हें सबसे अच्छे कपड़े पहनने का शौक था कि सुल्तान की शान में किसी भी तरह की कोई कमी ना आए। और जिस बारीकी से ये शैतानी काम किया गया था, इससे साफ है कि व्लाड को पता था कि कौन ये नजारा देखेगा और इस नजारे का उन पर क्या असर पड़ेगा। मानो ये संदेशा था कि शहर पर, जमीन पर कब्जा कर लो, पर याद रखना तुम मुर्दों के सुल्तान बनोगे। यही तुम्हारा नसीब है, मुर्दों पर राज करना। व्लाड ड्रैकुला लगातार भाग रहा था। ऑटोमन फौजें गांव में उसका पीछा करती रही, पर इससे पहले कि महमद II जुलाई में वलाहिया से रवाना होता, उसने 6 साल पुरानी व्लाड की खूनी हुकूमत पर आखिरी कील ठोक ही दी। तलवार से नहीं बल्कि एक ताजपोशी से। व्लाड और मैं इसी कमरे में भाग दौड़ करते थे जब हमारे बाबा जंग लड़ने गए होते थे। एक दिन तुम्हारे बच्चे भी यही करने वाले हैं। आप निकल रहे हैं, पर व्लाड तो अभी तक जिंदा है। मैं तो यही चाहता हूँ कि उसे भी दीवारों के पार उस भाले पर लटका दिया जाए। उसे भी उतना ही सताया जाए जितना उसने हमजा बे और बाकियों को सताया। एजियन और वेनिशियन लोगों की चालबाजी का मामला सामने आ गया और वैसे भी मैं अपने बेटे से मिलने को बेकरार। राडू को वो ताज मिला जिसके बारे में उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था और महमद को अपने सरहदी इलाके में एक दोस्त राजा में। हम अक्सर ये कहते हैं कि व्लाड ड्रैकुला ने ऑटोमन दरबार में काफी वक्त बिताया था और वो अपने दुश्मन को समझता था, पर मुझे लगता है कि हमें ये भी समझना चाहिए कि महमद ने भी अपने दुश्मन को खूब समझा। वो वलाहिया की राजनीति को अच्छी तरह समझता था। वो जानता था कि राडू को गद्दी पर बिठाकर व्लाड ड्रैकुला की असलियत सबके सामने खोल सकता था बहुत जल्दी। इस एक पैंतरे से महमद ने व्लाड को पटखनी दी थी, उसे तबाह कर दिया था और उसके बाद व्लाड ड्रैकुला को वहाँ से भागना पड़ा। दुनिया के सबसे ताकतवर सुल्तान को मारने के सबसे करीब पहुंचकर भी व्लाड ड्रैकुला कहीं का नहीं बचा था। उसका कोई मुल्क नहीं था, फौजी भी कम थे और साथ देने वाले भी कम। वो अपनी जल्लादी, खूंखार मिजाज और हिम्मत के लिए जाना जाता था, लेकिन महमद फातिह के खिलाफ बगावत ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। हंगरी की सरहद यहाँ से लगभग 2 दिन दूर है। तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो, चाहो तो रुक जाओ। आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है। हिम्मत रखो, हम लौटेंगे और बदला लेंगे। अगर व्लाड सुल्तान को मारने में कामयाब हो जाता तो उसी पल मुहिम खत्म हो जाती और ये सिर्फ एक फौजी हमला नहीं होता, ये एक बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा बन जाता उसके लिए कि उसने महमद को मारा, उस सुल्तान को जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल जीता, और फिर वो बन जाता एक हीरो ईसाई मुल्कों के लिए। पर वो ऐसा नहीं कर पाया, इसलिए वो ड्रैकुला कहलाया, उनका प्यासा शैतान। मैदान जंग में महमद के पैंतरे, उसकी होशियारी, दूरंदेशी और राजनीतिक चालाकी ने व्लाड ड्रैकुला को जोरदार पटखनी दी जिससे वो कभी उबर नहीं पाया। आने वाले 400 सालों तक वलाहिया ऑटोमन हुकूमत की जागीर रियासत बना रहा। तार्गोविस्ते की जीत के कुछ ही महीनों बाद
सुल्तान ये जानकर बेचैन हो गया कि व्लाड ड्रैकुला अब तक जिंदा है। महमद II व्लाड ड्रैकुला से आखिरी बार आमने सामने मिलेगा 1477 में कॉन्स्टेंटिनोपल की प्राचीन दीवारों के अंदर।